सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं आप सभी को सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज से ठीक एक महीने पीछे चले जाते हैं। एक महीने पहले यानी 24 फरवरी को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया ना, तो पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन किसी को ये यकीन नहीं था कि रूस जैसे महाशक्ति को छोटा सा देश यूक्रेन महीने भर युद्ध में उलझा कर रख सकता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और नाटो देशों से सैन्य मदद मांगते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स पहुंचे और कल पोलैंड पहुंचने वाले हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें बाइडेन के पोलैंड दौरे पर जाकर टिकी हैं कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर रूसी बम और बारूद से तबाह हो गए। 24 फरवरी से शुरू हुई ये जंग 24 मार्च तक पहुंच चुकी है, यानी पिछले महीने आज की ही तारीख जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। I've taken the decision to conduct a special military operation. यूक्रेन में 24 फरवरी से तबाही का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन पुतिन ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक महीने बाद भी वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। रूस ने ये तैयारी कर ली कि अगले ये 50 दिन युद्ध चलता है या 5 महीने भी चलता है, वो तैयार हैं और उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि उनके सैनिक कम से कम हताहत हों, वो प्रेशर बना के रखें। रूसी फौज से अपने देश की रक्षा के लिए यहां यूक्रेन के सैनिकों ने अब जान की बाजी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की और आम नागरिक रूसी फौज के आगे तनकर खड़े हैं। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों कीव, खार्किव, चर्निहिव, मारियुपोल, खिर्सोन, डेनोत्स्क, मिकोलिव और इरपिन में तबाही मचा दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध की इस विभीषिका में केवल यूक्रेन ही तबाह हुआ है। अगर यूक्रेन के दावों के माने तो रूसी फौज को जमकर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के कई हजार जवान मारे जा चुके हैं और कई टैंक, हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। वहीं रूस पर नकेल लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो, G7 और यूरोपीय यूनियन की आपात बैठक में शिरकत करने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं। नाटो हेडक्वार्टर में हुई आपात बैठक में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध में आगे क्या होगा, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये जो डर है कि अग्रेसिव रशिया कहीं उसके बाद बॉल्कन्स में भी ये इंस्टेबिलिटी ना लाए या और रीजन्स में भी ये इंस्टेबिलिटी ना लाए या कहीं नेटो के मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ ना करे, तो इन सारी बातों को बैलेंस करने के लिए अमेरिका जो लीडर है नेटो का, उसका राष्ट्रपति इस समय यूरोप गए हैं और अपने एलाइज से मिलके वो और इन बातों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि रूस को कंट्रोल करने के लिए या रूस के लिए इस कॉस्ट को और बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लेने चाहिए। और मेरी समझ में हम देखेंगे कि और भी कुछ सैंक्शंस का एक अनाउंसमेंट अभी होगा इसके बाद। हालांकि नाटो अपने पूर्वी हिस्से में तैनात बलों को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये जानकारी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दी है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि पहला कदम 4 नए नाटो युद्ध समूहों की तैनाती है, जिसमें बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर आने वाला है। हम नहीं समझते कि इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक, और बल्कि इंटेलिजेंस एक साइड पे भी रख लेते हैं, अपने आंखों से हम देख सकते हैं कि जो सूरत हाल हैं यूक्रेन में, वो लग ऐसा ही रहा है कि पुतिन तैयार नहीं है कि वो शांति को एक चांस दे। ब्रुसेल्स के बाद बाइडेन कल पोलैंड पहुंचेंगे। वहां वार्सा में वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ बातचीत करेंगे।
पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी नाटो देश है। यूक्रेन के करीब 2 लाख लोगों को पोलैंड अपने यहाँ शरण दे चुका है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड को डर है कि कहीं वो पुतिन के विस्तारवाद नीति का शिकार न बन जाए। यूक्रेन उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, पोलैंड डर की नजरों से रूस को देख रहा है और उम्मीद ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यहाँ पर आएंगे तो परिस्थिति की और क्लैरिटी आएगी कि आगे क्या होगा। पोलैंड एक ऐसा देश है जो न चाहते हुए भी इस लड़ाई में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। अब लगभग 20 लाख कुछ हजार शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में मौजूद है। इसी डर से पोलैंड ने रेजेजो जेसियोंका एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर 2 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को तैनात कर दिया है। साथ ही यूक्रेन सीमा से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में मिलिट्री हार्डवेयर सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया गया है। और रूस के 45 राजनयिकों को पोलैंड ने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाइडेन ने ब्रसेल्स और वार्सा दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी निगाहें टिकी हैं। जेलेंस्की लगातार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहा है ताकि रूस कीव पर हवाई हमले न कर सके, लेकिन अब तक यूरोपीय यूनियन और नाटो ने उनकी मांग नहीं मानी है। साथ ही जेलेंस्की विमान अत्याधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी वॉरशिप सिस्टम भी मांग रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन और सदस्य देशों के हितों की रखवाली करने वाले नाटो का अगला कदम क्या होगा। पोलैंड से गौरव सावंत के साथ कीव से राजेश पवार की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच महीने भर से संग्राम लगातार जारी है, जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ सी गई। जहां एक तरफ रूसी फौजों के हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, तो वहीं जिंदगी को बचाने की जंग भी चल रही है। हालांकि मानवीय कॉरिडोर के जरिए फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम भी यहां पर चलाई जा रही है। इस दौरान यूक्रेन से करीब 1 करोड़ लोग पलायन करके अपने पड़ोसी देशों में शरणार्थी भी बने हुए हैं। पिछले 24 फरवरी का वो दिन यूक्रेन के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान करके लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। रूस की मिसाइलें और तोपों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाने पर ले लिया था, लेकिन युद्ध की ये आग सैन्य ठिकानों से बढ़कर धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक फैल गई। जैसे जैसे रूसी फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती गई, वैसे वैसे यूक्रेन से पलायन का सिलसिला भी तेज होता गया। हालांकि समय समय पर मानवीय कॉरिडोर बनाकर रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी शुरू हुआ। अकेले 23 मार्च यानी कल 4,454 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज ठिकाने तक पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से अब तक करीब 1 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। इनमें करीब 25 लाख लोगों ने पोलैंड के शरणार्थी कैंपों में पनाह ली है और बाकी लोगों ने स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में शरण ली है। युद्ध की इस विभीषिका के बीच यूक्रेन में रह रहे हजारों भारतीय भी फंस गए थे, लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 16,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी कराई। इनमें ज्यादातर छात्र थे। 6 मार्च तक 76 विमानों से 16,000 भारतीयों को देश वापस लाया गया। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे बाकी छात्रों को मानवीय कॉरिडोर के जरिए 8 मार्च तक सुरक्षित निकाल लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करना उतना ही मुश्किल होता गया। युद्ध से हुई तबाही को समझने के लिए जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये इमारतें कभी गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन रूसी हमले में ये खंडहर में तब्दील हो गईं। वहीं ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। जंग के 28वें दिन कीव की इस इमारत पर रूस ने बमबारी की, जिसमें इमारत का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि कीव के मुकाबले यूक्रेन के दूसरे शहरों में बड़ी तबाही हुई है। मारियुपोल को तो रूसी सेना ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है।
अभी भी वहां लाखों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। मारियुपोल ही नहीं बल्कि खार्किव भी रूसी हमले में खंडहर में तब्दील हो गया है। खार्किव के मेयर के मुताबिक रूसी सैनिकों के हमले में अब तक 998 रिहायशी इमारतें और 145 गैर रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। यूक्रेन में मानवीय त्रासदी की ये तस्वीर तो सिर्फ बानगी है। मारियुपोल, खेरसान, इरपिन, दोनेत्स्क, लुहांस्क और मोनोलोव से लेकर लवीव तक बर्बादी के मंजर बिखरे पड़े हैं। यूक्रेन के शहर महीने भर पहले तक खुशियों से गुलजार थे, लेकिन आज वहां मायूसी और मातम है। यूक्रेन के उत्तरी पश्चिमी शहर रिवने में बने आर्म्स डिपो पर मिसाइल हमले की ये तस्वीरें कल की हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लंबी दूरी की मिसाइल के जरिए यूक्रेनी आर्म्स डिपो को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हालांकि जंग के 1 महीने बाद भी रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। नाटो का दावा है कि जंग में रूस के 7 से 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के लिए यह नुकसान कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। अफगानिस्तान में जहां 10 साल में रूस के 15,000 सैनिक मारे गए थे, वहीं 1 महीने में ही यूक्रेन में रूस के इतने सैनिक मार दिए गए। युद्ध के हालात ऐसे हो चले हैं कि तकरीबन पूरा यूक्रेन रूसी मिसाइलों और बारूद की जद में है। लगातार खराब होते हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध रोकने की अपील की है। Кого же просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. जेलेंस्की ने अपने लोगों की सहायता के लिए एक नई पहल भी की है। उन्होंने युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मानवीय सहायता वेबसाइट लॉन्च की, जो ये पता लगाने में मदद करेगी कि किसे कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूक्रेन से जंग के बीच में रूस की तरफ से एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी गई, यानी पिछले 24 घंटे में ये रूस की दूसरी धमकी है। अब संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया, जबकि इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी यही बात कही थी। यूक्रेन के साथ पिछले 1 महीने से जंग में उलझे पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और इसी उठापटक के बीच पुतिन कई बार एटमी हमले की धौंस दे भी चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अगर युद्ध के हालात रूस के हाथों से फिसलता नजर आया तो क्या पुतिन अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे की वजह रूस की तरफ से उकसाने वाला वो बयान है जिसे यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलियांस्की ने एक इंटरव्यू में रूस के इस रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर नेटो ने उकसाया तो रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। पोलियांस्की ने कहा कि अगर रूस को अपने अस्तित्व पर खतरा लगा तो पुतिन एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं।
वहीं पुतिन भी साफ साफ कह चुके हैं कि रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्षों को परमाणु हमला करने वाले डेटरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया जा चुका है। रूस के इन बयानों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात का अंदेशा जाहिर कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है? इसका जवाब है कि जंग के 1 महीने बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। यही नहीं, युद्ध के दौरान रूस को हथियारों को लेकर भारी नुकसान हुआ है, जिससे उसका सैन्य बजट गड़बड़ा गया है। वहीं युद्ध के खिलाफ रूस के अंदर चल रहे भारी विरोध की वजह से पुतिन सरकार की छवि खराब हो रही है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए शांति सेना भेजने का प्रस्ताव रखा है। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия, как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. बता दें कि रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता के लगभग 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं। यानी ये सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। इनमें छोटे बम और मिसाइलें भी शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पास कुछ ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनसे टकराने की हिम्मत अमेरिका और नेटो देश भी नहीं कर सकते। और इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध में नेटो की एंट्री रूस को परमाणु हमले करने वाला कदम साबित होगा। पोलैंड से गौरव सावंत के साथ कीव से राजेश पवार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के लिए आप सभी को रहना है सावधान भी। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।